गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फिलिप लार्किन की एक पोयम आई रिमेंबर। दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पोयम की समरी पढ़ने से पहले फिलिप लार्किन के बारे में जान लेते हैं। फिलिप आर्थर लार्किन का जन्म 9 अगस्त 1922 में रेडफोर्ड, कोवेंट्री, वारविकशायर, इंग्लैंड में हुआ था। वो एक पोइट, नोवेलिस्ट, क्रिटिक और एक लाइब्रेरियन थे। वे ऑक्सफोर्ड से इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में ग्रेजुएट थे। वे हल यूनिवर्सिटी के ब्रायन मोर जोन्स लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के तौर पर कार्य करते थे। उन्हें CH, CBE और FRSL की उपाधियों के द्वारा नवाजा गया था। CH यानी ऑर्डर ऑफ द कंपेनियंस ऑफ ऑनर्स, CBE यानी ये द मोस्ट डेकोरेटेड ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और FRSL इसका मतलब होता है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। उन्हें क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री भी ऑफर किया गया था। सर जॉन बैड्जमैन का जब सन 1984 में देहांत हुआ, तब फिलिप लार्किन ने पोइट लॉरेट की पोजीशन को अस्वीकार किया था। उनकी पोइट्री की पहली किताब थी द नॉर्थ शिप, जिसे 1945 में पब्लिश किया गया था। उन्होंने पोइट्री के अलावा फिक्शन और नॉन फिक्शन में भी अपना योगदान दिया था। आज हम जो पोएम आई रिमेंबर पढ़ने वाले हैं, उसे द लेस डिसीव्ड से लिया गया है। लार्किन को फेम बिल्कुल पसंद नहीं था। 2 दिसंबर 1985 में 63 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मौत के 31 साल बाद वेस्टमिंस्टर एबे के पोइट्स कॉर्नर में उनका मेमोरियल लगाया गया था। आई रिमेंबर पोएम फिलिप लार्किन द्वारा 1954 में लिखी गई थी। इसे पोइट्री की बुक द लेस डिसीव्ड में 1955 में पब्लिश किया गया। पहले इस कविता का फिलिप लार्किन ने नाम रखा था रेवरेंड, परंतु बाद में इसे बदलकर आई रिमेंबर कर दिया गया। इसी नाम से एक दूसरी भी पोएम है जिसे थॉमस हुड ने लिखा है। इस कविता में फिलिप लार्किन बताते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। ये ट्रेन एक जगह से गुजरती है। यह प्लेस कोवेंट्री फिलिप लार्किन का बर्थ प्लेस है। वो अपने बचपन को याद करते हैं। उनका बचपन ज़्यादा सुखद नहीं था। इस कविता में वो बताते हैं कि वो इस जगह को देखकर कैसा फील कर रहे हैं। इस पोएम में 5-5 लाइन के 7 स्टेंजाज हैं। पोएम के अंत में एक सिंगल लाइन है जो कि किसी भी स्टेंजा का पार्ट नहीं है। फिलिप लार्किन ने यह पोएम 1954 में लिखी थी, जब वो अपने जन्म स्थान पर गए थे। इस कविता में हमें वर्ड्स की पेयरिंग भी देखने को मिलती है, जो इस पोएम को इंटरेस्टिंग बनाती है, जैसे कि साइन और माइन, बूट्स और रूट्स, हेल एंड वेल। अब देखते हैं पहला स्टेंजा। Coming up England by a different line, for once, early in the cold new year, we stopped and watching man with number plates sprint down the platform to familiar gates. Why Coventry? I exclaimed, I was born here. पहले स्टेंजा में कवि बताते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ एक ट्रेन से जा रहे हैं। ट्रेन कोवेंट्री नामक एक जगह पर रुकती है। यह कवि का बर्थ प्लेस है। यह जानकर कवि क्या फील करते हैं, यही इस स्टेंजा में बताया गया है। फॉर वंस अर्ली इन द कोल्ड न्यू ईयर, मतलब कि विंटर का समय है, नया साल अभी सिर्फ शुरू हुआ है। यहाँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद जनवरी या फरवरी का महीना रहा होगा। वी स्टॉप्ड एंड वॉचिंग मैन विथ नंबर प्लेट्स। इस लाइन में कवि नंबर प्लेट्स वर्ड का यूज़ करते हैं। वे अमीरों को जिनके पास
गाड़ियां हैं उन्हें नंबर प्लेट्स कहकर बुलाते हैं। वे एग्जिट की तरफ तेजी से बढ़ रहे। वे एग्जिट के रास्तों से भली भांति परिचित हैं, इसलिए यहाँ कवि फैमिलियर गेट शब्द का प्रयोग करते हैं। कवि ट्रेन को यहाँ रुकता देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहीं पैदा हुआ था। अब देखते हैं दूसरा स्टेंजा। आई leaned far out and squinted for a sign that this was still the town that had been mine so long, but found I wasn't even clear which side was which from where those cycle crates were standing had we annually departed. कवि सहारा लेते हुए दूर खड़े हैं। वे उन लोगों को देख रहे हैं जो इस जगह के बारे में अच्छे से जानते हैं। वो किसी ऐसी वस्तु को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। उन्हें ठीक से याद नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत पुरानी यादें हैं। वो याद करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। वो साइकिल क्रेट्स को याद करने की कोशिश करते हैं जिनका उपयोग वे लोग छुट्टियों के दौरान करते थे। अब देखते हैं तीसरा स्टेंजा। For all those family holes, a whistle went. Things moved. I sat back, staring at my boots. Was that my friend smiled? Where you have your roots? No, only where my childhood was unspent. I wanted to retort, just where I started. अचानक से ट्रेन की सीटी बजती है। चीज़ें मूव करने लगती है, यानी जब हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें मूव कर रही हैं। वो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और अपने जूतों की तरफ देखते हैं। उनके दोस्त ने मुस्कुराकर पूछा, क्या वाकई में ये तुम्हारा बर्थ प्लेस है? पोइट कहते हैं कि नहीं, यहाँ मैंने सिर्फ अपना बचपन गुजारा है। यहाँ पोइट चाइल्डहुड वॉज अनस्पेंट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनका बचपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। उन्होंने दूसरे बच्चों की तरह अपने बचपन को एंजॉय नहीं किया। कवि अपने दोस्त को बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर उनके बचपन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए वो सिर्फ इतना रिप्लाई देते हैं कि मैंने यहाँ से अपनी शुरुआत की थी। अब देखते हैं फोर्थ स्टैंजा। बाय नाउ I have got the whole place clearly charted. Our garden, first, where I did not invent blinding theologies of flowers and fruits, and wasn't spoken to by an old hat. And here we have the splendid family. अब कवि कहते हैं कि उन्हें सब कुछ याद आ रहा है। उसे अपना गार्डन याद आता है। दूसरे बच्चों की तरह उन्होंने फ्रूट्स और फ्लावर्स की खोज नहीं की। उसके बचपन में दूसरे बच्चों की तरह कोई इन्वेंशन या इमेजिनेशन नहीं थी। यहाँ पर उन्होंने एन ओल्ड हैट शब्द का प्रयोग किया है, मतलब यहाँ वो बूढ़े लोग यानी दादा दादी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने उनके ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ नहीं सीखा। पोइट अपने बचपन से खुश नहीं थे। अगले स्टेंजा में वो अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ स्टेंजा। आई नेवर रेन टू व्हेन आई गॉट डिप्रेस्ड, द बॉयज ऑल बाइसेप्स एंड द गर्ल्स ऑल चेस्ट, देयर कॉमिक फोर्ड, देयर फार्म वेर आई कुड बी रियली माई सेल्फ, आई विल शो यू, कम टू दैट, द ब्रेकन वेर आई नेवर ट्रेमलिंग सेट। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि उनके परिवार के साथ उनके कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं थे। वो डिप्रेस होकर यानी उदास होकर कभी अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ नहीं गए। उन्होंने दूसरे बच्चों की तरह अपने बचपन को नहीं जिया है। यहाँ वो बॉयज़ को बाइसेप्स और गर्ल्स को चेस्ट के साथ संबोधित करते हैं। यहाँ वो कॉमिक फोर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। शायद उनके परिवार में यानी बचपन में फोर्ड नामक कोई गाड़ी खरीदी गई हो। वे कभी अपने खेतों में घूमने नहीं गए। वे कहते हैं कि वो ब्रेकन नामक एक पेड़ को दिखाएंगे जिसके पास जाकर वो कभी नहीं बैठे जब उनके शरीर में कंपन हो रही थी।
देखते हैं छठा स्टेंजा। डिटरमाइंड टू गो थ्रू विथ इट वेर शी ले बैक and all become a burning mist. And in those offices, my doggerel was not set up in blunt standpoint, nor read by a distinguished cousin of the mayor. कवि कहते हैं कि उनका बचपन दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। सब कुछ जलती हुई धुंध जैसा था, यानी सब कुछ धुंधला, अनचाहा और यादों में शामिल न करने जैसा था। यहाँ पर उन्होंने डोगरेल शब्द का प्रयोग किया है, जो कि पोइट्री का एक फॉर्म है। वे कहते हैं कि उनके कार्यों को लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जाता था। लोग उन्हें किसी काम के लिए प्रेज नहीं करते थे। यहाँ वो कजिन ऑफ मेयर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी उनका फेवर करने के लिए कोई प्रसिद्ध या नामी व्यक्ति भी नहीं था। अब देखते हैं सातवां स्टेंजा। Who didn't call and tell my father there before us? Had we the gift to see ahead? You look as though you wished the place in hell. My friend said, judging from your face, oh well, I suppose it's not the place's fault. I said. इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि उनके पिता को कभी किसी प्रभावित व्यक्ति ने नहीं बुलाया। उनके सामने कोई रास्ते नहीं थे। उनका दोस्त उनके चेहरे के भाव देखकर कहता है कि शायद तुम्हें यह जगह पसंद नहीं है। तब कवि जवाब देते हैं कि इसमें जगह की कोई गलती नहीं है। सबसे अंतिम लाइन, नथिंग लाइक समथिंग हैपन्स एनीवेयर। इस लाइन के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं हैं। दुनिया में ऐसी चीज़ें हर जगह हो रही है। मेरे साथ कुछ नया नहीं हुआ है। वो सब पुरानी चीज़ों की तरह है और मैं उसे भुला चुका हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।